यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 72 बीपीएससी का यहाँ पर टेस्ट है। ये टेस्ट रहेगा जो आपका पीडब्ल्यू है, फिजिक्स वाला क्लासेस, उसके यहाँ पर है। और टेस्ट नंबर यहाँ पर फुल टेस्ट यहाँ पर दूसरा है, ठीक है, फुल टेस्ट दूसरा है। और हम लोग यहाँ पर पहला टेस्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 यहाँ पर कल कवर कर चुके हैं, तो आप देख सकते हो इसको, राइट। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टेस्ट में। यहाँ पर रहेगा अगला जो एडुटेरिया का है, एडुटेरिया का टेस्ट नंबर 1 जो रहेगा वो फुल टेस्ट होगा, ठीक है। जो टेस्ट नंबर हम लोग 9 तक कर चुके थे, उसका जो 10वां टेस्ट है वो उसका फुल लेंथ पेपर है पहला, तो हम लोग आज वो भी करेंगे, ठीक है। ये करने के बाद आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 नंबर से देखते हैं। इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। आंसर क्या होगा? पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है जो आंसर हो जाएगा यहाँ से, इसका करेक्ट आंसर आलमगीरपुर यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है। दक्षिण सीमा में क्या होगा? मांडा जम्मू कश्मीर, उत्तरी सीमा में दैमाबाद महाराष्ट्र, पूर्वी सीमा में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, और पश्चिम सीमा में सुख्तांगेडोर। आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है निम्नलिखित घटनाओं को यहाँ पर जो उनके स्थान है उसके सम्मिलित करना है, ठीक है। देखते हैं इसको। इसमें बोले कि बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति, बुद्ध ज्ञान प्राप्ति यहाँ पर क्या होगा? इसमें बोध गया, ठीक है। आगे महावीर का जन्म वैशाली कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है, तो वैशाली कुंडग्राम बी का 4। आगे बुद्ध का प्रथम उपदेश सी, बुद्ध का प्रथम या पहला उपदेश सारनाथ है ना। और महावीर का निर्वाण हुआ था पावापुरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है? आंसर तीसरा का हो जाएगा ये, मिथिला से सुनाग वंश की स्थापना गलत है, ठीक है, ये गलत है क्योंकि मिथिला विजय राज की राजधानी थी, राइट। शिशुनाग वंश की राजधानियाँ गिरिवर्च और वैशाली थी, तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चोल साम्राज्य के संबंध में विचार करना है। चोल शासक प्रथम ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, पहली बात क्या होगी? चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है। पहली बात यहाँ से क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी इसकी, क्योंकि राजराज चोलेस ने प्रथम ने 985 में 1014 तक में एक तंजौर में शिव मंदिर का समर्पण किया था और राजेश्वर में बृहदेश्वर के मंदिर का निर्माण भी कराया था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है इसकी। सेकेंड बात, राजन चोल ने क्या, जो राजन चोलेस ने श्रीलंका के नौसैनिक आक्रमण क्या किए थे, इस पर कर्पूर यहाँ पर द्वीप में स्थायी अधिकार को कर लिया था। क्या होगा सेकंड? सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर राजन चोल ने श्रीलंका का जो भाग है उत्तरी भाग उसमें अधिकार किया और पोलू त्रवा और नियंत्रण में स्थापित किया, परंतु पूरे द्वीप में इसमें क्या किया था? स्थायी जो अधिकार था प्रमाण नहीं था और समय समय पर विद्रोह होते रहते थे, तो ये बात इसका गलत हो गया क्योंकि बोला पूरे पर अधिकार किया था। पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है। तीसरी बात है, तीसरे यहाँ से बोला है कि चोल प्रशासन में उर्सभा छोटे गांव में कार्यरत रहती थी और जबकि महासभा बड़े नगरों में प्रशासन को देखती थी। तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर चोल ग्राम प्रशासन में साधारण ग्राम की सभा थी और जबकि महासभा में पेरुंगरी ब्रह्मदे गाँव के काम करते थे, ना कि बड़े नगरों में। ये गलत हो जाएगा तीसरा भी। चौथी बात देखेंगे, राजन चोल ने गंगैकोंड चोलपुरम नामक नगर बसाया था और गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी। बात करेक्ट है। आंसर पहला चौथा करेक्ट है, तो सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5वां नंबर बोला है मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस विद्वान भिक्षु के मत संवाद के रूप में है। आंसर क्या होगा? 5वें का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये ए करेक्ट है, नागसेन, ठीक है। नागसेन यहाँ से इसका सही आंसर होगा क्योंकि देखो यहाँ पर मिलिंद पन्हो था, इसके यहाँ पर प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक राजा मिलिंद मनिंदर प्रथम और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुए दार्शनिक संवादों का संकलन बताता है, ठीक है। तो पहले यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगा? ये करेक्ट हो जाएगा। 5वें का एक स्टेटमेंट सही है। और इनके संवाद का विषय था कि इस ग्रंथ में राजा मिलिंद बौद्ध धर्म से संबंधित अपनी जो शंकाएं थी, कठिन दार्शनिक प्रश्नों को नागसेन के समझ क्या रखते थे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित पर विचार करना है अवधारणा और इनके यहाँ पर संबंधित धर्म कौन कौन से हैं। 6ठा नंबर, पहली बात है, पहले बोला इसमें प्रत्यक्षोत्पाद जैन धर्म है ना। पहली बात क्या होगी? ये बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है, एका 2, राइट। उसके बाद स्वादवाद जो हो जाएगा स्यादवाद या स्यादवाद जो एकांतवाद है, जैन दर्शन की प्रमुख अवधारणा थी B1। और आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है ये क्या था? आर्य अष्टांगिक मार्ग जो बौद्ध धर्म का नैतिक मार्ग है, C का 3।
राइट। और चौथे का क्या होगा, त्रिरत्न सम्यक दर्शन ज्ञान दर्शन और चरित्र जैन धर्म का मूल मंत्र होगा, मूल मंत्र होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से ये हो जाएगा। तो देखो सही आंसर जो होगा छठे का ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर A2B1C3D4 इसका सही आंसर है छठे का। क्वेश्चन 7 आते हैं। 7वां नंबर है, इसमें बोले पुराणों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। विष्णु पुराण को मौर्य वंश के इतिहास के लिए अधिक महत्वपूर्ण मानाता है। 7वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहली बात करेक्ट है। सेकंड बात है वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित स्थलों और घटनाओं के संबंध में विचार करना है। पहली बात देखते हैं 8वें का। पहला बोला इसमें बोध गया वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध और इसको बोधि वृक्ष है उसके नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। पहली बात करेक्ट। सेकंड बात यहाँ से जैन धर्म 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा भगवान महावीर ने पावापुरी में अपना अंतिम उपदेश दिया था, सही है। चौथा प्रथम बहु संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर प्रथम बहु संगीत का आयोजन राजगृह की सप्तपर्णी जो गुफा है उसमें आयोजित हुई थी, पाटलिपुत्र में तृतीय बहु संगीत हुई थी। चौथी बात गलत हो जाएगी। 1 2 3 करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मोहम्मद बिन तुगलक जो है, ठीक है, उसके बारे में विचार करना है कि यहाँ पर उसके जो प्रयोग थे उसके प्रयोग के संबंध में विचार करना है। उसने दोआब क्षेत्र में कृषि के कर की दर बढ़ा दी थी जिससे क्या होता है किसानों को व्यापक असंतोष फैल गया था। 9वें का पहला करेक्ट हो जाएगा, सही बात है। सेकंड बात है उसने देवगिरी को अपनी दूसरी राजधानी बनाकर उसका नाम दौलताबाद रखा जो दिल्ली की जनता को स्थानांतरित करने का आदेश देता था। सेकंड बात क्या होगी, ये भी करेक्ट है। तीसरा सोने चांदी की कमी को दूर करने के लिए उसने तांबे के सांकेतिक सिक्के टोकन करेंसी यहाँ पर क्या थी, जारी की थी, चलाई थी, है ना, ये बात भी सही थी। चौथी बात क्या है, चौथी बात यहाँ से कि उसने यहाँ पर खुरासान में आक्रमण के लिए एक विशाल सेना गठित की थी और सफलतापूर्वक इस क्षेत्र को दिल्ली में सल्तनत में लाया था। ये बात गलत है क्योंकि खुरासान अभियान के लिए सेना तैयार की गई थी परंतु परिस्थितियां अनुकूल न होने पर उसके कारण बाद में सेना भंग कर दी गई थी और अभियान कभी आरंभ नहीं हो सका था। तो ये गलत हो जाएगा, 1 2 3 करेक्ट है। आगे क्वेश्चन आते हैं 10, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में विचार करना है, ठीक है, देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है 10वें का, बाजार नियंत्रण करने के लिए दीवान रियासत नामक विभाग की स्थापना की गई थी, स्थापित किया गया था और सहना मंडी निरीक्षक नियुक्त किए गए थे। पहली बात क्या होगी, 10वें का पहला करेक्ट है। सेकंड बात है अनाज वस्त्र दास पशु और सामान वस्तुओं के लिए अलग अलग मंडियां स्थापित की गई थी। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है भी। तीसरा कीमतों को स्थिर रखने के लिए व्यापारियों को बिना किसी कर मुक्त के व्यापार की छूट दी गई थी। सेकंड बात सही थी, तीसरी बात गलत है क्योंकि व्यापारियों को सख्त नियंत्रण था और उन्हें पंजीकरण करना होता था और नियंत्रण और निर्धारण मूल्य पर भी होता था, ठीक है, और उसकी बिक्री करनी होती थी और किसी प्रकार का मूल मुक्त यहाँ पर व्यापार की छूट नहीं दी जाती थी। चौथी बात क्या होगी, चौथी बात है बाजार नियंत्रण का यह उद्देश्य था वो सैनिकों को कम वेतन आसानी से जीवन यापन करने के योग्य बनाता था। चौथी बात करेक्ट है, आंसर क्या होगी 1 2 4 से है। 10वें का आंसर क्या होगा, सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके शासनकाल है उसके दौरान शेख मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में दरभंगा बिहार जो है उसमें भेजा गया अभियान किसके द्वारा पराजित किया गया था। करेक्ट आंसर 11वें का हो जाएगा, ये पराजित किया था बी राजा शक्कर सिंह, यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है। शेख मोहम्मद इस्माइल को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दरभंगा भेजा गया था लेकिन राजा शक्कर सिंह ने उसे हरा दिया था और 1301 ईस्वी में शमसुद्दीन फिरोज शाह ने खुद को बंगाल का शासक घोषित किया था। फिरोज शाह 1309 से 1315 के बीच बिहार का गवर्नर था, राइट, बी आंसर होगा। क्वेश्चन 12, बिहार के दाऊद नगर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 12वें का आंसर क्या होगा, 12वें का सही आंसर हो जाएगा, ये की गई थी। करेक्ट आंसर दाऊद खान कुरैशी इसका सही आंसर होगा डी, ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान पहले गवर्नर दाऊद खान कुरैशी थे और दाऊद खान ने गया जिले में दाऊद नगर शहर की स्थापना की थी। उन्होंने पलामू चेरों को हराया और साम्राज्य का विस्तार छोटा नागपुर तक किया था। दाऊद खान के बाद जान निसार खान गवर्नर जनरल बने थे और उन्हें लश्कर खान के नाम से जानते थे, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 एकता प्रणाली के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा। एकता शब्द अरबी मूल भाषा का है और इस प्रणाली का विकास फारस में हुआ था। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट आंसर 13 का, ये
13 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान ये वंशानुगत हो गई थी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये शुरू में गैर वंशानुगत थी और इसका तात्पर्य भूमि पर अधिकार से नहीं था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के अधीन ये वंशानुगत हो गई थी। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से 1, 2 दोनों करेक्ट है, सी। क्वेश्चन नंबर 14 बहमन शाह के संबंध में विचार करना। उन्होंने देवगिरी में स्वतंत्रता की घोषणा की और बाद में अपनी राजधानी गुलबर्गा स्थानांतरित कर दी थी। 14 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकंड, उन्होंने शुरुआत में अपने साम्राज्य को एक तरफ से साम्राज्य को तरफ यहाँ पर नामक प्रांतों में विभाजित किया था, जिसमें से प्रत्येक का शासन अधिकारियों द्वारा चलाया जाता था। सेकंड बात भी करेक्ट होगी, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला 1751 और 1758 के बीच मुगल भारत की घटनाओं के संबंध में विचार करना है। अहमद शाह अब्दाली आलमगीर द्वितीय को मुगल सम्राट की मान्यता दी थी। पहला, चलिए यहाँ से बात करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात है पानीपत के तीसरे युद्ध में अब्दाली ने भारत पर अंतिम आक्रमण को चिन्हित किया था। ये बात यहाँ से गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड वाली बात कर रहा है कि अहमद शाह अब्दाली ने बदला लेने के लिए 1759 में भारत लौटा और इसके कारण 1767 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जहां अब्दाली ने मराठों को निर्णायक रूप से पराजित किया था और भारत पर उसका अंतिम आक्रमण 1767 में हुआ था, ठीक है। ये गलत इसलिए क्योंकि पानीपत के युद्ध उसका अंतिम आक्रमण नहीं था, इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी बात। ये पहली बात यहाँ से करेक्ट है। पूछे कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, तो 2 नंबर गलत है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं, 16 नंबर। 1498 में भारत के पहुंचने वाले वास्को डी गामा के बेड़े में कितने यहाँ पर जहाज शामिल थे। आंसर क्या होगा, 16 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी, 3 बेड़े शामिल थे, ठीक है। मई 1498 में अब्दुल मजीद नामक एक यहाँ पर क्या था, गुजराती नाविक जो पायलट था, उसके द्वारा निर्देशित वास्को डी गामा के नेतृत्व में 3 जहाज़ों को कालीकट का आगमन किया था, ठीक है, और इसने भारतीय इतिहासों में गहराई से इसको प्रभावित किया है। क्वेश्चन नंबर 17, 1857 के विद्रोह को किसने और इस रूप में वर्णित किया था कि ये एक सैन्य विद्रोह ने कहीं अधिक था और फिर भी स्वतंत्रता के पहले युद्ध में काफ़ी कम है। आंसर 17 का क्या होगा, 17 का ये आंसर करेक्ट है, स्टैनली वुलपर्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। 17 का ए नंबर सही है। आगे आते क्वेश्चन नंबर, स्टैनली जो वुलपर्ट था ये एक सैन्य विद्रोही से कहीं अधिक था और फिर भी स्वतंत्रता के पहले युद्ध से काफ़ी कम है ना। और जॉन लॉरेंस जो था ये देश में विद्रोह में से एक भी युग नेता उत्पन्न हुआ तो उससे हम पूरी तरह से हार गए होते, मतलब इन्होंने पर इसके वक्तव्य थे एक तरह से। 18 नंबर है, गोपाल हरि देशमुख के संबंध में विचार करना है। उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन के तहत एक न्यायाधीश जज के रूप में काम किया। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 18 का ये क्या होगा, 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात है उन्होंने प्रभाकर नामक साप्ताहिक में लोकहितवादी उपनाम लिखा था। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, उन्होंने पारंपरिक हिंदू रूढ़िवादिता का संरक्षण समर्थन किया था। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से स्टेटमेंट गलत है ना। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से इनका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने यहाँ पर तर्कसंगत सिद्धांत और आधुनिक मानवतावादी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर भारतीय समाज के पुनर्गठन की वकालत की थी। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता पर हमला किया था और सामाजिक तथा धार्मिक समानता का समर्थन किया था और जातीय व्यवस्था बुराइयों के खिलाफ थे वो, इनके संरक्षण प्रदान नहीं था इनमें, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी, 1 2 सब करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं, 19। ब्रिटिश सरकार द्वारा चरमपंथी जो गतिविधि थी है ना, उसकी दबाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम लागू किए गए थे। 19 का आंसर क्या होगा, 19 का आंसर हो जाएगा यहाँ से ये आपका एक तो पहला स्टेटमेंट है, ये बोला है राजद्रोहात्मक सभा अधिनियम, भारतीय समाचार पत्र अपराधों को उकसाना, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम और प्रेस अधिनियम 1910। आंसर क्या होगा, 19 का जो आंसर हो जाएगा ये सभी बातें यहाँ से इसकी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। सभी स्टेटमेंट यहाँ से इसके सही है, तो आंसर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 से 20, निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति 1915 की स्थापना से जुड़ा था। आंसर 20 का सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। एक तो यहाँ से वीरेंद्र चट्टोपाध्याय और भूपेन्द्र नाथ दत्त, लला हरदयाल, लेकिन महेंद्र सिंह इसमें नहीं थे, याद रखना है, ठीक है। महेंद्र सिंह इसमें नहीं थे, तो आंसर क्या होगा, 20 का 1 2 3 सी यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कथन में डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी
के बारे में विचार करना है कौन सा सही है। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में स्थापित किया गया था। 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, सही बात है। आयोग के जो उद्देश्य बॉम्बे, दिल्ली और पंजाब में हुई गड़बड़ियों की जांच करना था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर 21 का सी करेक्ट है। 22 नंबर है, साइमन कमीशन द्वारा प्रस्तावित प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा 22वें में, कौन सा कथन सही है बताना है 22वें। देखो एक तो यहाँ पर है आंतरिक सुरक्षा के संबंध में राज्यपाल के पास यहाँ पर विवेकाधीन शक्तियाँ होनी चाहिए थी, ठीक है। दूसरा, भारत सरकार के उच्च न्यायालय पर यहाँ पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए था। सेकंड बात भी यहाँ से क्या हो जाएगी इसकी, करेक्ट है, दोनों बातें सही है। तीसरी बात है, रिपोर्ट ने केंद्र में संसदीय उत्तरदायित्व की सिफारिश की थी। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि रिपोर्ट में केंद्र संसदीय उत्तरदायित्व को खारिज कर दिया था, सिफारिश नहीं की थी। और गवर्नर जनरल के पास कैबिनेट के सदस्यों को नियुक्त करने की पूर्ण शक्ति होनी थी, यह होनी चाहिए थी। और भारत सरकार का उच्च न्यायालय पर पूर्ण नियंत्रण होना था, ठीक है। तीसरी बात करें तो 1 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन 23 29 मार्च 1931 कराची अधिवेशन के से कितने दिन पहले भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दी गई थी। 23 का सही आंसर क्या होगा, 23 का सही आंसर यहाँ से बी करेक्ट है, 6 दिन, ठीक है। मार्च 1931 में गांधी अधिवेशन समझौता को पुष्टि करने के लिए कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन का आयोजित किया गया था। और 29 मार्च को आयोजित इस अधिवेशन में 6 दिन पहले भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को फांसी दे दी गई थी, ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट होगा। 24 नंबर है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग जो है उसके बारे में विचार करना है। इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, कब। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये की गई थी बी स्टेटमेंट, सितंबर 1932 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्रिप्स मिशन के संबंध में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किन देशों ने भारत में सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डाला था। 25 का आंसर क्या होगा, 25 का जो आंसर हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, और संयुक्त राज्य अमेरिका, और आपका हो जाएगा सोवियत संघ और चाइना, इसका सही आंसर होगा। 3 बातें यहाँ से क्या इसकी करेक्ट है 25 में, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन को मिली हार के कारण अब भारत में आक्रमण का जापानी खतरा वास्तविक लग रहा था और यहाँ पर भारतीय समर्थन काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था। और मित्र देश में यूएसए, यूएसएसआर, चीन, इनकी ओर से भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन पर दबाव था। यहाँ पर फ्रांस इसमें नहीं होगा। 1 2 3 इसका आंसर है ए। क्वेश्चन 26 है, 1776 में वारेन हेस्टिंग की परिषद का एक जो सदस्य द्वारा स्थायी बंदोबस्त का विचार अनुशंसित किया गया था, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है 26 का सही आंसर यहाँ से ये फिलिप फ्रांसिस इसका आंसर होगा, ठीक है। बी क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर है, क्योंकि 1776 में हेस्टिंग की परिषद के सदस्य फिलिप फ्रांसिस ने भू राजस्व प्रणाली स्थायी बंदोबस्त जो था, है ना, उसमें क्या था, सिफारिश की थी। बी आंसर 26 का। क्वेश्चन 27 है, 1856 का लोटा विद्रोह किन जेलों में कैदियों द्वारा शुरू किया गया था। आंसर क्या होगा, 27 का सही आंसर हो जाएगा ये डी, आरा जेल में और मुजफ्फर जेल, यहाँ पर जेल करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। और आरा और मुजफ्फरपुर जेलों ने कैदियों में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इसने क्या किया था, कैदियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, क्योंकि पीतल धार्मिक संविधानों से जुड़ा था और कस्बे लोगों की एक बड़ी भीड़ एकत्र हुई थी और जिसने जेल पर हमला कर दिया था। परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया और पुनः पीतल के बर्तनों का उपयोग की अनुमति दे दी थी। आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ से 27 का डी। 28 आते हैं, 28 नंबर गया में खिलाफत समिति का उद्घाटन किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था। 28 का आंसर हो जाएगा सी, मौलाना आज़ाद, इसका सज्जाद इसका सही आंसर होगा, ठीक है। मौलाना सज्जाद में गया में एक खिलाफत समिति का उद्घाटन किया था, ठीक है। और 16 फरवरी 1919 को पटना, है ना, पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में बैठक की और वहाँ पर में जो मित्र देश थे उसके खिलाफ जो खलीफा थे उनके, उसमें उचित व्यवहार और जनमत को लेकर के निर्णय किया था। आगे आते हैं क्वेश्चन 29, 29 नंबर क्वेश्चन। 29 बिहार में निम्नलिखित में से किस संस्थानों या किस स्थान पर रॉलेट एक्ट जो थे उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखा गया था। 29 का आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ से ये एक तो पटना, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ से मुजफ्फरपुर, राइट, मुंगेर और गया, ये भी ये सब यहाँ से करेक्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अलॉट बिल के विरोध में मुजफ्फरपुर, मंसूरगंज, मुंगेर, छपरा, गया, ठीक है, और भी सभी जगह पर बैठ के आयोजित की गई थी, याद रखना है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 29 का करेक्ट आंसर, सभी करेक्ट हैं 1 2 3 4।
क्वेश्चन 30 नंबर है 30। बिहार में स्वामी विद्यानंद द्वारा शुरू किया गया, स्वामी विद्यानंद द्वारा शुरू किया गया 30 में, हाँ, सभा किसान जो आंदोलन था ये कहाँ शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा कहाँ से शुरू हुई थी? करेक्ट आंसर 30 का यहाँ से डी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये मधुबनी से, ठीक है, मधुबनी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 31 है 1937 में बिहार में सरकार के गठन के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा? श्री कृष्ण सिंह ने बहुमत के बावजूद उससे शुरू में सरकार बनाने का इनकार कर दिया था। 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट होगा, सही बात है। मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाई थी, सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, मोहम्मद यूनुस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मिलित है, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि पर मोहम्मद यूनुस इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता ने सरकार बनाई थी, न कि राष्ट्रीय कांग्रेस से सम्मिलित थे। 1 2 करेक्ट है ये। 32 नंबर है पटना युवक संघ 1927 का गठन किसके द्वारा किया गया था? 32 का सही आंसर हो जाएगा 32 का सी, मणिंद्र नारायण राव इसका सही आंसर होगा सी, ठीक है। पटना के युवक संघ का गठन 1927 में मणिंद्र नारायण राय द्वारा यहाँ पर किया गया था, और बिहार युवक संघ का गठन 1928 में मोतिहारी में हुआ था। पाटलिपुत्र संघ का गठन ये 1929 में रामबरच बेनीपुरी के अंबिका कांत सिंह द्वारा किया गया था, और युवक नामक एक मासिक पत्रिका पटना में ही शुरू की गई थी। 32 का सी। 33 नंबर है अंतरुष्कटिबंधीय अभिसंधित क्षेत्र होता है ITCZ, उसके बारे में विचार करना है। ये भूमध्य रेखा पर स्थित निम्न दाब का क्षेत्र होता है। पहली बात क्या होगी? 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है ITCZ पूरे भौगोलिक भूमध्य रेखा पर स्थित होता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट होगी, गलत है, क्योंकि ITCZ स्थिर नहीं है और ये सूर्य की स्पष्ट गति मौसम के साथ उत्तर दक्षिण को खो सकता है, ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है जुलाई में ITCZ भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर की ओर खिसक जाता है और भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून जो होता है ये एक प्रमुख कारण बताता है इसका। तीसरी बात करेक्ट है, राइट। आंसर क्या होगा? 1 और 3 इसका सही है, 1 और 3 सही है, तो आंसर सी यहाँ से आंसर होगा। 34 नंबर है प्रशांत महासागर में स्थित रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है, ठीक है। रिंग ऑफ फायर के बारे में देखते हैं। पहली बात है 34, पहले बोल इसमें ये प्लेट विवर्तन की जो होता है उसके स्थलमंडलीय प्लेटों की गति को टकराव के प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। पहली बात करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है इस क्षेत्र में एकमात्र विशेषता अपसारी प्लेट सीमाएं होती हैं जिसके कारण समुद्र तल पर फैला होता है। सेकेंड बात गलत होगी इसकी, क्योंकि ये क्षेत्र अपसारी सीमाओं से प्रभावित नहीं है, बल्कि यहाँ पर यह मुख्य रूप से अभिसारी सीमाओं से बना होता है। सेकेंड गलत होगा। तीसरा, इसमें दुनिया की अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है और ये उच्च भूकंपीय गतिविधि वाला क्षेत्र होगा। तीसरा क्या होगा? करेक्ट है, क्योंकि रिंग ऑफ फायर दुनिया के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी और ये पृथ्वी पर सबसे अधिक भूकंपीय रूप में सक्रिय क्षेत्रों में से एक बनाता है। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर बी। 35 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो होता है ये महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति की दिशा को प्रभावित करता है? 35 का आंसर क्या होगा? 35 का आंसर हो जाएगा यहाँ से डी करेक्ट है। इसमें से देखो, एक तो कोरियोलिस बल, जल के घनत्व में अंतर, लवणता का तापमान, प्रतिदित हवाएं और तटरेखा का विन्यास, सभी बातें यहाँ से इसकी करेक्ट होंगी। जो ये महासागरीय धाराएं जो कारक हैं इनके उसकी उत्पत्ति की दिशा को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से जल निकाय के उत्तर से दक्षिण की ओर क्या करना है? व्यवस्थित करना है। 36 में उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, देखो पहला, इसमें पहला क्या होगा? 36 में ये होगा आपका अरल सागर, पहले है ना, पहले क्या आएगा? अरल सागर आएगा आपका ये, उसके बाद आपका आएगा कैस्पियन सागर, राइट, उसके बाद आपका आएगा मृत सागर चौथा, और उसके बाद आपका लाल सागर। 1 2 4 3 इसका क्या होगा? आंसर होगा ए नंबर। 37 है तापमान विचमण की घटना के संबंध में विचार करना है। ये एक ऐसी स्थिति थी, यह स्थिति है जहाँ समान तापमान गिरावट दर के विपरीत ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में क्या है? बढ़ने लगता है। 37 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है साफ आसमान और स्थिर वायु वाली लंबी यहाँ पर शीतकालीन रात विद्युतकरण के लिए आदर्श मानी जाती हैं। सेकेंड बात सही है। तीसरा है ये एक ढक्कन का काम करता है और जो धुएं और धूल को अपने नीचे फंसा लेता है और इसमें अक्सर शहरी क्षेत्रों में घना स्मॉग हो जाता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो गया। अभी तीनों बातें यहाँ से एकदम सही है ना। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी करेक्ट है, सी नहीं डी करेक्ट है। 37 का 37 डी। 38 आते हैं 38 नंबर। निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र में स्क्लेरोफिल वनस्पति वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए छोटे चमड़े जैसे पत्ते होते हैं?
सबसे अधिक पाई जाती है। आंसर क्या होगा 38 का? 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र, इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर 38 का। ए यहाँ से सही आंसर। ये आमतौर पर भूमध्य सागरीय जलवायु में पाया जाता है और यहाँ गर्म शुष्क और ग्रीष्म काल और हल्की नम सर्दियाँ होती हैं। ये पौधे सूखी की स्थिति और समय समय पर लगने वाली जंगल की आग के लिए अनुकूल होता है। 39 भू-आकृति दे रखी है और यहाँ पर इसका अपचयन कारक दे रखा है, मिलान करना है। मैच करते हैं। पहला देखो बोला है स्टेक लाइट। स्टेक लाइट्स क्या होगा? देखो जो स्टेक लाइट्स है ना 39 में ये हो जाएगा आपका क्या? स्टेक लाइट्स आपका भूजल। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आएगा इसमें, ठीक है। मैच कर लेते हैं हम लोग ऐसे करके। अगला यहाँ पर है सर्कस। सर्कस या सर्क बोल सकते हैं कहीं कहीं, है ना। सर्कस में यस लगा दिया, सर्कस हो गया। तो ये ग्लेशियरों का, क्योंकि यहाँ पर हिमनद अपर्दन द्वारा तरासे के यहाँ पर कटोरी के आकार के गड्ढे होते हैं। क्या हो जाएगा? हिमनद हो जाएगा इसका, राइट। मतलब सर्क ग्लेशियर। सर ग्लेशियर आपका कहाँ पर है? हिमनद या ग्लेशियर चौथा, ठीक है। मशरूम चट्टाने। मशरूम चट्टाने जो होंगी ये आपकी हवा, पहला हो जाएगा मशरूम चट्टाने, हवा यहाँ पर पवन, ये हो गई। और बची आपकी ऑक्सबो झील। ऑक्सबो झील होती है जो बहता पानी होता है नदियों द्वारा विसर्पों को काटने का काम करता है, वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसमें। करेक्ट आंसर क्या होगा इस टाइप से? ए यहाँ से इसका सही आंसर होगा। 3 4 1 2 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 40 नंबर यहाँ से देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन 40 नंबर है। इसमें बोला है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में विचार करना है। इन्हें समुद्र के एक विशाल सतह की आवश्यकता होती है, ठीक है, और इसका तापमान 47 डिग्री से अधिक हो। पहली बात। 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, चक्रवात की आंख उच्च दाब वाला एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ तेज हवाएं नीचे की ओर बहती हैं। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर कि चक्रवात के केंद्र में पवनें वास्तव में शांत और नीचे की ओर, आंखें अत्यधिक निम्न दबाव क्षेत्र होता है, ना कि उच्च दबाव क्षेत्र। गलत होगा। ये उत्तरी गोलार्ध में वामवर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दिशा में घूमते रहते हैं। तीसरी बात क्या होगी? करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 और 3 यहाँ से करेक्ट है। तो बी यहाँ से क्या होगा इसका? गलत पूछा है यहाँ से, तो 1 3 करेक्ट है, एक गलत करेक्ट है, तो तीसरा करेक्ट है। गलत पूछा है कौन सा होगा ना? गलत होगा तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया यहाँ से। बी स्टेटमेंट 40 का सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ से इसमें देखते हैं। कश्मीर हिमालय के करेवा क्षेत्र में संबंध में विचार करना है। ये हिमनदी मिट्टी और अन्य सामग्रियों के मोटे निक्षेप होते हैं जो मोरेना में धंसे होते हैं। पहली बात। 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात है वे जॉफरन किस्म के केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सेकेंड बात क्या होगी? देखो सेकेंड बात जो आंसर हो जाएगी ये क्या होगी? करेक्ट है बी। तीसरी बात ये केवल बृहत्तर हिमालय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ये बात गलत है इसकी, क्योंकि इसके यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा बड़े क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं, है ना। गलत होगा ये बात, क्योंकि यहाँ पर अच्छी जल निकासी मिट्टी के कारण ये बड़े बादाम पेड़ अखरोट जैसी फसल को शायद सहारा देते हैं। लेकिन ये करेवा मुख्य रूप से कश्मीर ग्रेटर जो हिमालय पीर पंजार है उसके बीच में पाए जाते हैं, ना कि केवल ग्रेटर हिमालय में, है ना। ये वृहद क्षेत्र में हिमालय के, ये गलत हो जाएगी। 1 2 करेक्ट है। 42 आते हैं 42। बिहार में स्थित सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला निम्नलिखित में से किस पर्वत प्रणाली का हिस्सा है? 42 का आंसर क्या होगा? ए करेक्ट है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये पहाड़ियाँ शिवालिक जो बाहरी हिमालय है उसे पर्वत श्रृंखला का हिस्सा होंगी और जो हिमालय प्रणाली का सबसे नया और सबसे नाजुक भाग है, और ये नदियों द्वारा जमा की गई रेत बजरी जैसी मिट्टी के संगठित तलरेटों से बनी होती है। अंक क्या आते हैं आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 43 नंबर है। भारत में पाई जाने वाली एक प्रकार की मिट्टी की निम्नलिखित में से विशेषताओं को विचार करना है ना। किस यहाँ पर मिट्टी की बात कर रहा है? यहाँ पर लिख के ये बात कर रहा है कि एक नमी को काफ़ी अच्छी तरह से सोख लेती है और गीला होने पर चिपचिपा कर देती है। पहली बात यहाँ पर इसकी हो गई। सेकेंड बात है, सेकेंड बस की बात कर रहे हैं, इसमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिना प्रचुर मात्रा में क्या होता है? पाया जाता है, और लेकिन फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी देखी जाती है। दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात यहाँ से ये हो गई। तीसरी बात है शुष्क मौसम के दौरान इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे क्या होता है? स्वयं जुताई जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? तीसरी बात सीध रखा है। तो इस यहाँ पर किसकी बात कर रहा है ना? ये बात कर रहा है किसकी? आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये बात कर रहा है काली मिट्टी, है ना। काली मिट्टी क्या होगा इसका? सही आंसर होगा। 43 का डी यहाँ से सही आंसर है। 44 नंबर आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन। मैंग्रोव फॉवर्स होते हैं उसकी घटना के बारे में किस राज्य में सबसे अधिक यहाँ से संबंधित है? बताओ आंसर। आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर कर्नाटक और केरल के क्षेत्रों में, ठीक है। मैंग्रोव सॉवर जो होता है ये मानसून से पहले होने वाली संवहनी वर्षा जो मुख्य रूप से अप्रैल और मई के बीच होती है, और केरल और तटीय कर्नाटक में ये आम बात होती है, और ये आमों को लेकर जल्दी पकने को लेकर यहाँ पर इसे जानते हैं। कॉफ़ी जैसे फसलों के लिए यहाँ पर
काफ़ी फायदेमंद होती है। 45 है 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से कौन सा अलग करता है? आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर। ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार इसका आंसर होगा। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और नौवहन मार्ग हुआ और समुद्री जैव विविधता के कारण इसका पारंपरिक या पारिस्थितिक महत्व भी देखा जाता है। आगे आते क्वेश्चन 46 नंबर 46। 46 है भारत के यहाँ पर निम्नलिखित में से भूवैज्ञानिक संरचनाओं को सबसे पुराने से सबसे नई क्रम में व्यवस्थित करेंगे। सबसे पुराने सबसे नए में करेंगे तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा धारवाड़ प्रणाली। ठीक है, आगे 46 में दूसरा हो जाएगा आपका ये हो गया। उसके बाद आपका चौथा आएगा विंध्य प्रणाली। ठीक है, 2, 4 और पहला और तीसरा 2, 4, 1, 3 इसका आंसर होगा करेक्ट। ठीक है, आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन है 40, यहाँ से जो आंसर करेक्ट क्या होगा? ए नंबर होगा ना? हाँ, ये करेक्ट है। 47 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से बिहार में गंगा में मिलती है? आंसर क्या होगा 47 का? 47 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, देखो, एक तो बेटा, ठीक है, दूसरा पुनपुन और चौथा कर्मनासा। गंडक यहाँ से इसका क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, गंडक इसमें नहीं, क्योंकि गंडक हिमालय नेपाल से निकलती है और उत्तर दिशा में बहती है। यहाँ पर बात क्या कर रहा था? यहाँ बात है दक्षिण नदी दक्षिण बिहार से गंगा को मिलेगी, ये बात। तो 1 to 4 करेक्ट आंसर भी। 48 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ गंगा नदी के बाईं किनारे की सहायक नदी है? ठीक है, बाईं किनारे की सहायक नदी में से कौन सी है ये पूछा है। आंसर क्या होगा बताओ? देखो, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का ये हो जाएगा, एक तो रामगंगा, गंडक, गोमती, कोसी। बेटा इसमें नहीं आएगा, हम लोग ऊपर बेटा एक बार डिस्कस कर चुके थे, है ना? तो क्या होगा? ये यहाँ से इसकी करेक्ट आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन 49, 49 नंबर है। बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित कैमूर पठार किस पर्वत श्रृंखला का विस्तार होगा? 49 का आंसर हो जाएगा ये विंध्य पर्वत श्रृंखला का एग्जाम्पल है। 50 नंबर है भारतीय मानसून के संबंध में मानसून की वापसी या पीछे हटना भारत के किस भाग से पहले से शुरू होता है? आंसर क्या होगा? 50 का करेक्ट आंसर, 50 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी सही हो जाएगा, जिसमें से उत्तर पश्चिम भारत इसका सही आंसर होगा। उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब राजस्थान एरिया उससे शुरू होता है और धीरे धीरे भारत भर में दक्षिण पूर्व की ओर पीछे हटता जाता है। ठीक है, कारण होता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में भूकर्ण जो भूभाग है उसका कारण तीव्र शीतलन और निम्न दाब प्रणाली की गिरावट और दाब प्रवणता का उलटना। ठीक है, ये होती है। आते क्वेश्चन नंबर 51, 51 नंबर। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिले में नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? आंसर 51 का क्या होगा? 51 का सही आंसर यहाँ हो जाएगा ये, एक तो पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज। 1, 2, 3, 4 आंसर होगा, राइट। लेकिन पांचवा पूर्णिया इसमें नहीं होगा, याद रखना है। ठीक है, पूर्णिया क्यों गलत? क्योंकि पूर्णिया पूर्वी बिहार के में स्थित है और इसकी सीमा सीधे नेपाल से नहीं लगती है। 1, 2, 3, 4 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, 52। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक है? 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 52 का आंसर क्या होगा? सी, मिजोरम इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आते हैं 53 नंबर, 53 नंबर। 53 क्वेश्चन यहीं पर दे रखा है। भारत के निम्नलिखित में से किस खनिज का बिहार में अग्रणी उत्पादक है? 53 का आंसर, 53 का करेक्ट आंसर पाइराइट इसका आंसर होगा। बिहार भारत के पाइराइट का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है, राइट। आमझोर रोहतास जिला, ठीक है, और पाइराइट का उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन उर्वरक और रसायन के उद्योग में करते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन 54। बिहार में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाई जाने वाली ताल मिट्टी विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस स्थानों पर स्थित है? आंसर 54 का क्या होगा? ये स्थित है गंगा नदी के दक्षिण भाग में। कहाँ पर स्थित है? गंगा नदी के दक्षिण में। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 55, 55 नंबर है। यहाँ पर निम्नलिखित नदियों को मिलान बताना है और गंगा नदी में उनके संगम करें। कहाँ पर इसके मैच कर रहा है कौन? देखते हैं। पहला 55 का पहला यहाँ से है, ये पहला बोल रहा है इसमें 50 सोन बोल रहा है ना। सोन क्या होगा? मनेर पटना। ठीक है, सोन क्या होगा? मनेर और पटना। तो घाघरा का आपको हो जाएगा छपरा। आगे गंडक का आपको हो जाएगा सोनपुर हाजीपुर। और पुनपुन आपको हो जाएगा फतवा। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? 55 का एक करेक्ट है। 56 में आते हैं। 56 नंबर है
संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों के संबंध में विचार करना है। यदि किसी समवर्ती विषय पर राज्य का कानून किसी केंद्रीय कानून के विपरीत है तो राज्य का कानून प्रभावी होगा यदि उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित किया गया हो और उसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है। पहला क्या होगा, 56 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड बात है, यदि राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 जो बहुमत होता है उससे प्रस्ताव पारित हो, है ना, सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगा, हो जाता है तो संसद क्या होगा, उसमें राज्य सूची पर शामिल किसी मामले में कानून बनाने का अधिकार होता है। तीसरी बात, राज्यसभा में पारित ऐसा विधेयक जैसा प्रस्ताव अधिकतम 6 महीने की अवधि तक लागू रहता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। क्या होगी, करेक्ट है या नहीं, सोचो। तीसरी बात गलत है क्योंकि ये प्रस्ताव 6 महीने के लिए नहीं बल्कि 1 वर्ष के लिए पर वैध रहता है ना, 1 साल के लिए। 1 2 से करेक्ट होगा। 57 नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा मामला मूल संरचना सिद्धांत का विकास से संबंधित है। आंसर 57 का क्या होगा, ये एक तो संक्रिय प्रसाद मामला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। संसद मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकती है। प्रारंभिक चरण गोलकनाथ प्रतिबंधित, यहाँ पर जो संसद उसने कहा था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। और मिनर्वा बेल्स जो बात था उसमें मजबूत आधारभूत संरचना FR और DPSP मतलब फंडामेंटल राइट और DPSP के बीच संतुलन था, राइट। वामन राव केस, ये भी आंसर करेक्ट होगा। तो सभी बातें आंसर इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर 58 58, लोक लेखा समिति के बारे में विचार करना है। PSC पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। पहली बात सही है। सेकेंड है, किसी मंत्री की समिति को संसद के सदस्य के रूप में चुना जा सकता है, ठीक है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसका ये गलत है क्योंकि निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता है। तीसरी बात है, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तीसरी बात क्या होगी, गलत है। चौथा, समिति के अध्यक्ष विपक्ष से होते हैं। चौथी बात यहाँ से करेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ पर अध्यक्ष परंपरागत रूप से विपक्ष से होता है जिससे सरकारी खर्च जवाबदेही सुनिश्चित होती है ना। आंसर क्या होगा, सिर्फ 1 करेक्ट है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। चौथी बात तो सही होगी ना क्योंकि बोला कि समिति के अध्यक्ष विपक्ष से होते हैं, ये बात सही है, विपक्ष से होते हैं तो सही बात है। और पहली बात यहाँ से क्या थी, पहली भी सही थी। तो 1 और 4 करेक्ट है ना, 1 और 4 करेक्ट है, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यहाँ से कौन सी गलत है, वो हो जाएगा कि अध्यादेश का उपयोग संविधान के संशोधन करने के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है, इसलिए एक सदन भी स्थगित होता है तो विधायी प्रक्रिया ठप हो जाती है। तो यहाँ से कहाँ से कर लेंगे, इसमें संविधान संशोधन नहीं कर पाएंगे, ये गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 60 है, बिहार राज्य विधानमंडल के संबंध में विचार करना है। बिहार विधान परिषद एक स्थायी निकाय है और इसे भंग नहीं किया सकता है। 60 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड, इसे एक 12वें सदस्य के रूप में इसे एक 12वें सदस्य से कम 3 साल के अनुभव वाले स्नातकों के लिए चुनते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, करेक्ट है क्योंकि आर्टिकल 171 के तहत 1/12 का चुनाव स्नातक द्वारा, 1/12 चुनाव शिक्षकों द्वारा करते हैं। दोनों बातें सही है। तीसरी बात है, इसके लिए 1/3 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा साहित्य विज्ञान कला क्षेत्र में मनोनीत किया जाता है। तीसरी बात गलत है क्योंकि राज्यपाल 1/3 नहीं बल्कि 1/6 भाग में सदस्यों को मनोनीत करता है और इन सदस्यों के चयनित साहित्य विज्ञान कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक रूप में इसका अनुभव को लेता है। इसमें 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 61 है, 61 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं इसको। 61 अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्य परिषद की स्थापना निम्न द्वारा की जाती है, किसके द्वारा। आंसर हो जाएगा, ये की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इसका सही आंसर होगा, भारत के संविधान का आर्टिकल 263 राष्ट्रपति को अंतर्राज्य परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है। 62 नंबर क्वेश्चन है 62, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, राष्ट्रपति की तरह ही औपचारिक महाभियोग की प्रक्रिया आवश्यक होती है इसमें। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से 62 स्टेटमेंट का गलत हो जाएगा पहला, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का यहाँ पर उपयोग नहीं किया सकता है। अगला है, निष्कासन प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, गलत है क्योंकि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया सकता है, इसे लोकसभा में पेश नहीं कर सकते। ये प्रस्ताव राज्यसभा के सभी सदस्यों बहुमत से पारित होना चाहिए, करेक्ट है। ओनली 3 करेक्ट है, आंसर है 63 नंबर है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम में सिविल पदों और सेवाओं में भर्ती, सीधी भर्ती की आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। आंसर क्या होगा, सी करेक्ट है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा, है ना। आगे आते क्वेश्चन 64 नंबर, यदि वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 की घोषणा लागू होने के दौरान लोकसभा भंग कर दी जाती है
ठीक है, और राज्यसभा ने इसे अनुमोदित कर दिया है, तो घोषणा तब तक प्रभावी रहेगी। कब तक? ये तब तक प्रभावी रहेगी जब तक नवनिर्वाचित लोकसभा के पहले सत्र से 30 दिन ना हो जाए। ठीक है, ये यहाँ से क्या होगा? आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन 65 नंबर। बिहार विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 65 में देखो, विधान परिषद के बारे में कौन सी गलत है। पहली बात है, भारत सरकार ने 1919 के तहत द्विसदनी विधायिका वाला बिहार पहला प्रांत था, करेक्ट बात है। सेकेंड बात है, बिहार विधान परिषद में वर्तमान कुल 75 सदस्य हैं, सही बात है। तीसरी बात है, तीसरा बोल रहा है इसमें, स्नातकों के निर्वाचन क्षेत्रों में सदस्यों के चुनाव के लिए व्यक्ति की कम से कम 3 वर्षों में स्नातक होना आवश्यक होगा, सही बात है। और यदि विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो राज्यपाल को परिषद से समाप्त किया जा सकता है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर विधान परिषद का उन्मूलन सज्जन राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता है। आर्टिकल 169 के अंतर्गत राज्य विधानसभा को एक विशेष बहुमत के प्रस्ताव पारित करना होता है, लेकिन अंतिम शक्ति संसद के पास, राज्यपाल के पास नहीं होती है। चौथी गलत हो जाएगी बात। क्वेश्चन नंबर 66 है, पूंजी संरक्षण बफर, जो इसके बारे में विचार करना है। ये एक अनिवार्य पूंजी भंडार है जिसे बैंकों को न्यूनतम विनियामक पूंजी अतिरिक्त रखना आवश्यक होता है। 66 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसे बेसल थर्ड मानकों के अंतर्गत इसलिए पेश किया जाता है ताकि यहाँ पर सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक आर्थिक विकास और अवधि के दौरान पूंजी का संचयन कर सकें। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात है, भारत में सीसीबी केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर ही लागू होता, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर भारत में पूंजी संरक्षण जो बफर होता है सीबी है ना, ये क्या होता है? ये सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर ही लागू नहीं होता है। गलत हो जाएगी बात ये, राइट, क्योंकि यहाँ पर भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक दोनों पर लागू होता है, ना कि केवल सार्वजनिक बैंक। 1 2 करेक्ट है दोनों। 67 नंबर है, खबरों में अक्सर देखने को मिलने वाला मौद्रिक नीति सामान्यीकरण के संबंध में विचार करना है। इसका तात्पर्य प्रणाली में तत्परता को कम करने और ब्याज दरों को बढ़ाने की प्रक्रिया से होता है। 67 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड, ये आमतौर पर बढ़ती मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था के अत्यधिक गर्म होने की प्रतिक्रिया होती है। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है, आंसर सी। 68 नंबर है, 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस या किससे भारत के भुगतान संतुलन में पूंजी खाते का हिस्सा माना जाता है? 68 का आंसर क्या होगा? इसको मानते हैं एक तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बाह्य वाणिज्यिक यहाँ पर उधार और पोर्टफोलियो निवेश। तीसरा यहाँ से गलत होगा, राइट, इसमें विदेश में काम करने वाले भारतीयों को भेजी गई धनराशि इसमें नहीं होगी, इनको बाहर रखा गया इससे। 1 2 4 आंसर है ए नंबर। 69 है, जीडीपी वृद्धि या मुद्रास्फीति के संबंध में आधार पर प्रभाव में तात्पर्य में निम्नलिखित में से है किस पर? आंसर हो जाएगा करेक्ट, जो जीडीपी वृद्धि मुद्रास्फीति है इसके प्रभाव में तात्पर्य होता है कि चालू वर्ष और प्रतिशत की वृद्धि की गणना पिछले वर्ष के आंकड़ों का प्रभाव को दर्शाना। ये यहाँ से आंसर होगा। पिछले वर्ष का आकलन असमान रूप से काम करता था, उदाहरण के लिए महामारी के कारण लगी जो लॉकडाउन था उसकी वजह से, है ना। और तो इस वर्ष क्या था, मामूली सुधार होने से भी प्रतिशत वृद्धि दर काफ़ी अधिक थी, और इसके विपरीत पिछले वर्ष का उच्च दर आधार होने पर इसमें इस वर्ष में वृद्धि कम दिखाई देगी। आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70, दिवालियापन और दिवालिया संहिता IBC के बारे में विचार करना है। इसका उद्देश्य दिवालियापन और दिवाली घोषित होने के संबंधित एक ही कानून बनाकर मौजूदा ढांचे को सुदृढ़ करना होगा। 70 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड बात है इसकी, राष्ट्रीय कंपनियों विधि न्यायाधिकरण व्यक्तियों की साझेदारी फर्म के लिए न्यायाधिकरण निर्णय करने को यह प्राधिकरण होगा एक। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि IBC में 2 अलग अलग निर्णायक प्राधिकरण निर्दिष्ट होते हैं। एक तो NCLT, मतलब इसमें कंपनी का देवता जो होता है उसकी भागीदारी होती है, और दूसरा ऋण वसूली न्यायाधिकरण DRT, जो व्यक्तियों और साझेदारी की फर्म के लिए होता है। ठीक है, दोनों बात यहाँ पे इसकी याद रखने की, 2 अलग अलग इसके निर्णायक होते हैं। तो सेकेंड बात गलत है, पहली बात करेक्ट है। क्वेश्चन 71 है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक RBI नरम रुख अपनाने का निर्णय लेता है तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि RBI ब्याज दरों को स्थिर रखेगा, ठीक है, ये तरलता बढ़ाने के लिए उसे कम करेगा। ये यहाँ से आंसर है, क्योंकि यहाँ पर RBI या तो रेपो दर में कटौती करके या इसे कम करके ऐसा कर सकता है जिससे व्यवसाय और उपभोक्ताओं के लिए उधार लेना सस्ता हो जाता है, और इस प्रकार तात्कालिक मुद्रास्फीति की चिंताओं के बजाय विकास को समाजीता मिलती है। आगे आते क्वेश्चन 72, बिहार सरकार ने उसके साथ जो निश्चय भाग 2 में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? 72 का आंसर हो जाएगा, ये शामिल है। एक तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद सशक्त महिला, सक्षम महिला
और चौथा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, हर घर नल का जल, ये गलत हो जाएगी बात, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी 72 का सही आंसर है। क्वेश्चन 73 नंबर है, 73 नंबर। DIPAM मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में सरकारी निवेश के प्रबंधन से संबंधित होगा? आंसर 73 का क्या होगा? ये हिस्सेदारी, राइट। विनिवेश का तात्पर्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी शेयर की बिक्री से, और वित्त मंत्रालय का निवेश एक सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग होगा, ठीक है। और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम में इक्विटी के विनिवेश सहित इक्विटी में केंद्रीय सरकारी जो निवेश होते हैं उसके प्रबंधन से यहाँ पर मामले देखरेख करता है। सी आंसर होगा। 74 है, प्रोजेक्ट बैंकों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RBI में RRB में कितने % हिस्सेदारी होती है? आंसर हो जाएगा 74 का करेक्ट आंसर 35% की हिस्सेदारी होती है। 50% केंद्रीय सरकार द्वारा होती है, प्रोजेक्ट बैंकों द्वारा 35% और राज्य सरकारों द्वारा 15% होती है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 75 नंबर। इसमें बोले जब प्रकाश की कोई तरंग विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तित होती है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपवर्तित रहता है? बताना है कौन सा गुण अपवर्तित रहेगा। 75 का जो आंसर हो जाएगा ये आवृत्ति इसकी जो होगी वो अपवर्तित रहती है, क्योंकि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन के कारण तो उसकी अपवर्तित रहती है। इसका कारण है कि आवर्ती प्रकाश स्रोत का मूलभूत गुण होता है और इस बात पर निर्भर करती है कि स्रोत प्रति सेकंड कितने दोलन उत्पन्न करता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी। 76 नंबर है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बनने वाली अंतिम छवि क्या होगी? अंतिम छवि होती है 76 का करेक्ट आंसर ये आभासी उल्टा वास्तु के सापेक्ष आवर्धित, ठीक है। बी आंसर 76 का आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस के पहले एक वास्तविक उल्टी और आवर्धित मध्यवर्ती छवि बनाता है। इसके बाद नेत्रकोश एक आवर्धक लेंस की तरह काम करता है और उससे मध्यवर्ती छवि एक आभासी आवर्तित प्रतिबिंब बनाती है। परिणामस्वरूप जो परीक्षक होता है उसके द्वारा देखी गई अंतिम छवि आभासी उल्टी मूल वस्तु से सापेक्ष और आवर्तित होती है, ठीक है, याद रखना है। तो इस टाइप से यहाँ पर हम लोग ने 76 क्वेश्चन किए, ठीक है, और 76 क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? कवर करेंगे, और बाकी कल करेंगे 77 से 150 तक करेंगे। तो इस टाइप से यहाँ पर BCW जो हमारा PW का जो टेस्ट जो रहेगा ये भी आपका कल खत्म हो जाएगा। आज जो आप जितने भी टॉपिक है उन सब टॉपिक को कवर करना है, साथ में हम लोग एक पेपर और करेंगे, है ना। कोशिश करेंगे एडिट एरिया का जो टेस्ट अभी आज हुआ है कल टेस्ट नंबर 10 वो हम लोग कवर करें, और फुल लेंथ टेस्ट पहला होगा वो, ठीक है, कल हुआ है वो मैं आपको आज कराऊंगा करीब 1 से 2 बजे के बीच में, ठीक है, तो भी देख सकते हो। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।